हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत में निर्धनता टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं लेखपाल के, उनमें से इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स में से लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। इसके पहले हमने कई सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो कि सारे रिलेटेड थे और जिनकी संभावना थी और जो प्रश्न आए हैं। तो यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, निर्धनता क्या है। आप जानते हैं कि साधारण सी भाषा में कि कोई व्यक्ति निर्धन है, इसका मतलब है कि उसके पास वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं जो एक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, मिनिमम, है ना। तो हम कह देंगे कि हाँ, वो व्यक्ति क्या है, निर्धन है या गरीब है। तो गरीबी या निर्धनता का आशय उस सामाजिक अवस्था से है जिसमें समाज के एक वर्ग के लोग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर हमारी बुनियादी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, हमारे पास इतनी फाइनेंशियली स्थिति खराब है, तब हम कहेंगे कि वो स्थिति किसकी है, निर्धनता की स्थिति है। तो ये जो निर्धनता है, निर्धनता का आकलन कैसे किया जाता है। देखिए, जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के, इसके बाद जब हम आज़ाद हुए 47 में, तो उस समय और आज की हिसाब में हम क्या उतने ही निर्धन हैं या फिर निर्धनता से उबरे हैं। तो इसके लिए जो निर्धनता का आकलन है, वो निर्धनता का आकलन कैसे किया गया और शुरुआती किसने इसको शुरू किया। हमेशा एक क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा जाता है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें से पूछता है कि गरीबी का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया। तो हमारे एक क्रांतिकारी थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने एक किताब अपनी लिखी थी। किताब का नाम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आता है एग्जाम में। वो है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने उस समय गरीबी का आकलन किया था। उन्होंने पहली बार ये देखा कि जो व्यक्ति हैं हमारे इधर, उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पा रही हैं और न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए एक व्यक्ति की किस तरह से कितनी वार्षिक उनकी इनकम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेस, मतलब स्थान के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से उसकी आय कितनी होनी चाहिए। तो उन्होंने 1867 और 68 में उन्होंने ये आंका कि अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसकी प्रति वर्ष जो आय है वो 16 से 45 रुपए होनी चाहिए। अब देखिए, उस समय हमें ये 16 से 45 जो रुपए लग रहा है, उस समय इसकी मूल्य बहुत ज़्यादा थे, है ना। हम बात कर रहे हैं कब की, 1867 की। यदि हम अपने बुजुर्गों से कभी बात करें तो वो बताएंगे कि एक आना का इतना सारा सामान मिल जाता था, है ना, 2 आने की ये चीज़ें मिल जाती थी। तो उस समय का जो आना चलता था, पैसा चलता था, उसकी जो मूल्य वैल्यू थी, आज के प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम आंकेंगे तो इस तरह से कुछ मतलब भिन्नता निकल के हमें आएगी। तो उन्होंने उस समय ये देखा, उन्होंने एक्चुअली क्या किया था कि जो कैदी थे, तो कैदियों पर उन्होंने ये एनालिसिस किया था और कैदियों पे एनालिसिस करने के बाद में इस चीज़ को उन्होंने फिर आंकड़ों को मॉडिफाई ऐसे किया था कि उन्होंने अंदाज ये भी लगाया कि भाई बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, सारे लोग होते हैं। तो ऐसे उन्होंने आकलन लगाया था। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर प्लेस के हिसाब से उन्होंने गणना की थी, क्षेत्रों के हिसाब से, कि 16 और 45, अगर इतने के बीच में कोई मतलब पैसा नहीं अगर कमा रहा है तो वो व्यक्ति क्या होगा, गरीबी रेखा में रहेगा, गरीबी रेखा के नीचे। तो उस समय इन्होंने कुछ ऐसी स्थिति क्या की थी, आंकी थी। फिर अब देखिए, वर्तमान में जो हमारे पास निर्धनता के आकलन के, इसको निर्धारण करने के जो इस पैमाने हैं, वो कौन कौन से पैमाने हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो हमारे भारत में एक पैमाना जो प्रयोग किया जाता है निर्धनता को मापने के लिए, वो है फ्रेंड्स निरपेक्ष। तो निरपेक्ष प्रतिमान पैमाना क्या है कि गरीबी मापन का निरपेक्ष प्रतिमान एक न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित पैमाना है। मतलब कि न्यूनतम आय अथवा न्यूनतम उपभोग। यहाँ पर देखिए, जो उपभोग है तो उपभोग को कैसे मापा जाएगा।
उपभोग को क्या ऐसे मापा जाएगा कि कोई व्यक्ति 1 रोटी खाता है, कोई व्यक्ति 2 रोटी खाता है? नहीं, उसको मापा जाएगा कैलोरी से। तो उपभोग का मतलब यहाँ से कैलोरी से होगा, और ये जो न्यूनतम आय है इसका मतलब होगा कि वो अपने पोषण में कितने रुपए खर्च कर रहा है। तो इस हिसाब से हमने भारत में 2 पैमाने बनाए। यहाँ पर देखिए, पहला एक समिति बनी वाई के अलग समिति। तो जो ये वाई के अलग समिति थी, इसने पहले उपभोग के हिसाब से मापने की कोशिश की। हालांकि अगर हम ये वाई के अलग समिति को देखें तो वाई के अलग समिति के पहले एक समिति बनी थी नीलकांत डांडेकर समिति। तो नीलकांत डांडेकर समिति थोड़ा इस प्रकार से भिन्न थी कि वहां पर उन्होंने एक साथ शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए कैलोरी माप एक साथ रख दी थी, और उन्होंने रखा था 2250 कैलोरी। ठीक है, तो उन्होंने रख दिया कि 2250 कैलोरी जिस व्यक्ति को मिल रहा है तो वो व्यक्ति मतलब गरीबी रेखा में नहीं है, निर्धनता में नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़ा था 2250, ये सूट नहीं कर रहा था शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए। क्यों? क्योंकि जो ग्रामीण स्तर में लोग रह रहे थे उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो शारीरिक फिजिकली जो मेहनत होती है वो ज़्यादा करते हैं। तब एक वाई के अलग समिति बनाई गई थी, और वाई के अलग समिति जो बनाई, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग निर्धारण किया, मतलब शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग कैलोरी माप निर्धारित किया। और उन्होंने कहा कि जो शहरी लोग हैं उनको 2100 कैलोरी, और जो गांव के लोग हैं उनको 2400 कैलोरी चाहिए। अगर इतने से किसी को कम कैलोरी का पोषण मिल रहा है, या फिर वो अपनी फाइनेंशियल स्थिति से की वजह से इतने से कम कैलोरी का अगर भोजन कर पा रहा है, तो वो निर्धनता की श्रेणी में आएगा। फिर एक समिति बनी फ्रेंड्स, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति जो थी, अच्छा एक चीज और जो अभी मैंने आपको बताया वाई के अलग समिति, तो ये वाई के अलग समिति बनी थी 1973-74 में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सुरेश तेंदुलकर समिति की। तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी, ये समिति कैसी थी कि एक तो 2004 में इसका गठन किया गया था, लेकिन इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी वो 2009 में सौंपी थी। और इस समिति ने क्या किया था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भोजन, इन्होंने कुछ और चीज़ों को उसमें ऐड किया था कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसमें से कुछ चीज़ें और हों। जैसे उन्होंने रख दिया कि भाई शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, और कुछ टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं शामिल इसमें होनी चाहिए। तब इसके हिसाब से उन्होंने व्यक्ति के खर्च मापे। तो जब उन्होंने व्यक्ति को खर्च मापे तो उन्होंने पूरे ग्लोबल भारत, अखिल भारतीय स्तर पर उन्होंने जो आय मापी, तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाके में अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है कितना? 816 रुपये, और शहरी में 1000 रुपये प्रति माह। मतलब कि अगर 816 रुपये प्रति माह ग्रामीण स्तर पे और 1000 रुपये प्रति माह शहरी स्तर पर यदि वो खर्च करता है तो वो गरीब नहीं है, या इससे ज़्यादा खर्च करता है तो गरीब नहीं है। लेकिन अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए, 816 को अगर हम महीने के मतलब दिनों के हिसाब से बांटें तो सिर्फ 27 रुपये प्रति दिन बनता है लगभग। इसी प्रकार से अगर हम 1000 को अगर देखें तो प्रतिदिन के हिसाब से 33 रुपये, तो क्या सिर्फ 33 रुपये में हम अच्छा पोषण ले सकते हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है फ्रेंड्स, है ना। इसी प्रकार से अगर हम ग्रामीण बात करें तो 27 रुपये में क्या हम पोषण ले पाएंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है। तब एक समिति और बनी फ्रेंड्स, सी रंगराजन समिति। तो सी रंगराजन समिति ने थोड़ा सा इसमें से मॉडिफिकेशन किए। हालांकि ये जो समिति थी इसने अपनी रिपोर्ट 2014 में सौंपी थी, और इन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये प्रति माह होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये होना चाहिए। इसमें भी फ्रेंड्स शहरी क्षेत्र में 47 रुपये प्रति माह बनता है और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रति माह बनता है। कि अगर कोई व्यक्ति अपने खाने खर्च में इतना प्रतिदिन कर रहा है तब वो गरीब की श्रेणी में नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स इसको अभी आंकड़ा आप देखेंगे तो 47 रुपये प्रतिदिन क्या होता है ना। और ये अगर 32 रुपये प्रतिदिन है तो क्या होता है ना। तो ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। लेकिन समझिए फ्रेंड्स कि उस समय भी जो देश की जनसंख्या थी, इतना देखिए कम आंकने के बाद भी उस समय जो देश की जनसंख्या थी
उसका 29.5% फ्रेंड्स गरीबी रेखा के नीचे आ रहा था। अब ये सोचिए कि अगर हम ये माप के देखें कि जो व्यक्ति इसी में से अगर होता कि जो व्यक्ति 100 रुपए खर्च कर रहा है प्रतिदिन या उससे ज़्यादा खर्च कर रहा है, तब हमारी जो जनसंख्या ये जो 29% है, ये फिर से कम 50% से ऊपर हो जाती। तो इसका मतलब है कि गरीबी का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा हमें हो रहा है। हालांकि लेकिन देखिए एक चीज़ और फिर हुई, जब ये सारी चीज़ें आई तो कुछ समितियां फिर ऐसी बनी कि कुछ एडवाइस उन्होंने सरकार को दिया कि भाई जब इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हैं तो हमें कुछ गरीबों के लिए कुछ अलग से काम करने चाहिए, जैसे कि उन्हें राशनिंग की व्यवस्था कर देनी चाहिए। जो पीडीएस में राशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो राशन मिलता है वो फ्री में उनको राशन दो, बहुत कम कॉस्ट में दो, ताकि ये जो हमें यहाँ दिख रहे हैं आंकड़े, इनके हिसाब से व्यक्ति कम से कम खा तो सकेगा। तब ऐसी कुछ समितियां आगे फिर बनी। कुछ यहाँ पर देखिए मैंने फैक्ट्स रखे हैं फ्रेंड्स जो एग्जाम्स में अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, अगर कभी ये पूछा जाता है तो आपको ज्ञात होना चाहिए फ्रेंड्स कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया, हमेशा पूछते हैं। तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और ये उस समय थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी अपने भारत की। तो इस तरह से ये दो आंकड़े थे। अब देखिए जो निर्धनता विषयक आधिकारिक आंकड़े हैं वो पहले जो योजना आयोग था वो जारी करता था। अब अपने पास क्या अपना इंस्टीट्यूशन है, क्या नीति आयोग। तो नीति आयोग अब क्या करता है कि नीति मतलब है ना, ये जो नीति आयोग है नेशनल जो अपनी एजेंसी है ये, तो ये क्या करती है कि अब आंकड़े जारी करती है कि व्यक्ति कितने गरीब हैं। तो ये नेशनल एजेंसी अपनी अब ऐसा काम करती है। ये कैसे करती है, तो देखिए प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है। इस संगठन के द्वारा कलेक्ट किए गए आंकड़े को ये नीति आयोग क्या करता है, जारी करता है। तो फ्रेंड्स इसमें से कुछ क्वेश्चन अधिकांशतः जो पूछे जाते हैं उनको हमने इसमें से लिया है, और जो अन्य चीज़ें हैं उनको भी आप फ्रेंड्स देखते रहिए। और इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।